देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। इनसाइड स्टोरी में आज हम बात करेंगे उमेश पाल हत्याकांड में सामने आए नए सीसीटीवी फुटेज की, जो चीख चीख कर उमेश पाल के गुनाहगारों को बेनकाब कर रहा है। आज जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि बदमाशों के सर पर खून सवार था। ये बदमाश किसी भी कीमत पर उमेश पाल को खत्म कर देना चाहते थे, तभी तो उमेश पाल ने बचने की लाख कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। दो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और इन दो तस्वीरों को आपको ध्यान से देखना है। पहली जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आप पहले भी देख चुके हैं। उमेश पाल हत्याकांड की ये पूरी तस्वीर थी, लेकिन आज दूसरी वीडियो जो नई जारी हुई है उसमें बम फटता हुआ नजर भी आएगा। मैं सीधे आपको वॉल पर दिखाता हूं अपने पीछे उस तस्वीर को। आप देखिए, ये जो मेरे पीछे, ठीक मेरे पीछे तस्वीर है, ये आपने पहले देखी है, लेकिन ये जो नई तस्वीर सामने आई है ये उस गली की है। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो इस वीडियो में आपको नजर आएगा कि किस तरीके से गली के अंदर ये उमेश पाल भागते हैं और उसके पीछे बाकी गुड्डू मुस्लिम और दूसरे आरोपी भागते हुए नजर आते हैं। लेकिन उस गली के अंदर हुआ क्या, उस गली के अंदर जो हुआ उसकी सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ गई है, और वो नई सीसीटीवी फुटेज आपको हम एक्सक्लूसिव तौर पर दिखा रहे हैं। ये उस गली में भागते हुए आते हैं उमेश पाल, उनके पीछे पीछे आरोपी भागते हुए आते हैं। इसके बाद वहां पर असद आपको नजर आएगा जो कि गोलियां चला रहा है। इसके अलावा आपको गुड्डू मुस्लिम नजर आएगा, क्योंकि अचानक से इस गली में एक बम फटता है। देखिए, कांस्टेबल भागा, जो सिक्योरिटी गार्ड साथ में था वो भी यहां पर भागता हुआ आता है, और पीछे फिर आकर गुड्डू मुस्लिम बम फेंकता है, जो फटता है, जो सीसीटीवी में आपको धुआं अचानक से नजर आता है, दरअसल बम फटने के बाद नजर आता है। यानी कि असद, गुड्डू मुस्लिम दोनों ही इस वक्त, जब ये पूरी घटना गली के अंदर हुई, उस वक्त गली के अंदर मौजूद थे। तो ये पूरी तस्वीर सामने आने के बाद पुलिस को अब आरोपियों की पहचान करने और कोर्ट के अंदर जब ये मामला जाएगा, चार्जशीट जाएगी, जब वहां पर सबूत रखे जाएंगे, तो ये सबूत, नया वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा उन आरोपियों को उनकी सख्त से सख्त सजा तक पहुंचाने में। किस तरीके से उमेश पाल बचते हुए नजर आए, किस तरह उमेश पाल भाग रहे थे, ये बस तस्वीरों में नजर आया। उमेश पाल हत्याकांड का नया वीडियो जो अभी आपने देखा, वो उमेश पाल के कातिलों के लिए फांसी का फंदा बन सकता है, क्योंकि वो उमेश पाल की हत्या का सबसे बड़ा सबूत है। उमेश पाल की मौत के वो आखिरी 32 सेकंड सबसे बड़ी गवाही देंगे, और वो रिपोर्ट के जरिए एक बार फिर हम आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें। प्रयागराज में 24 फरवरी को हुए उमेश पाल हत्याकांड का नया सीसीटीवी सामने आया है। प्रयागराज में 24 फरवरी को हुए उमेश पाल हत्याकांड का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 32 सेकंड का ये फुटेज उमेश के घर की गली में हुए शूटआउट का है। इसमें गोली लगने के बाद उमेश गली में भागते हुए नजर आ रहे हैं। तभी पीछे से आकर शूटर गुलाम मोहम्मद उन्हें पकड़ लेता है, गर्दन पकड़कर उमेश को झुका देता है। गोली लगने के बावजूद उमेश उससे भिड़ जाते हैं, उसके चंगुल से खुद को छुड़ाकर भागने लगते हैं। तभी पीछे से अतीक अहमद का बेटा असद दौड़ता हुआ आता है और उमेश की पीठ पर 2 फायर कर देता है। इसके बाद उमेश अपने भाई के घर के अंदर घुस जाते हैं। उनका गनर भी गली से उमेश के घर की तरफ भागता है कि तभी पीछे से झोले में बम लिए शूटर गुड्डू मुस्लिम आता है। वो सिपाही पर बम फेंक देता है। बम फटने के बाद सीसीटीवी बंद हो जाता है। एक बार फिर से देखिए, हम आपको हत्या का एक एक फ्रेम दिखा रहे हैं। देखिए कैसे इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। उमेश पाल गोली लगने के बाद भी शूटर असद से भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस सीसीटीवी फुटेज में असद पिस्टल से फायर करते हुए नजर आ रहा है। असद ने गली में ही उमेश को पकड़ लिया और उनके सिर पर गोली मारने की कोशिश की। देखिए कैसे दोनों के बीच हाथापाई होती है। उमेश असद के चंगुल से निकलकर गली में बने पहले मकान में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक उनको गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। सीसीटीवी वीडियो में नजर आ रहा है कि गोलियों की आवाज सुनकर एक लड़की भी वहां पहुंचती है और उमेश के पास जाती है, लेकिन फायरिंग देखकर वो भी डर जाती है। लड़की भागकर उमेश के घर पहुंचती है और उसकी जानकारी देती है। सीसीटीवी फुटेज में असद अपने कमर में पिस्टल खोंचते हुए नजर आ रहा है और उसी वक्त गोली लगने से जख्मी गनर राघवेंद्र गली में भागता हुआ नजर आ रहा है।
लेकिन तभी पीछे से गुड्डू मुस्लिम भी उस पर बम फेंक देता है, जिसके बाद वहां सब धुआं धुआं हो जाता है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें साफ तौर पर माफिया अतीक अहमद का बेटा जो असद है वो उमेश पाल को उनकी गली में गोली मारकर हत्या कर रहा था। बात की जाए तो जब उमेश पाल बचकर एक कमरे में जा रहा था, घर में जा रहा था, तभी उसने सिर पर गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल 24 फरवरी को उमेश पाल और 2 सरकारी गनर की दिन दहाड़े गोली और बम मारकर हत्या कर दी गई थी। इस दौरान बदमाश 2 बाइक और कार से सवार होकर आए थे। बदमाशों ने वारदात को अंजाम देने के लिए 3 गाड़ियों का इस्तेमाल किया था। इसमें 2 बाइक और एक सफेद रंग की क्रेटा कार थी। बदमाशों के पास हथियारों का जखीरा था। इसमें 4 पिस्टल और 1 राइफल थी। इन्हीं से उमेश पाल और उनके गनर पर फायरिंग की गई। वहीं बदमाश गुड्डू मुस्लिम बैग से बम निकालकर मार रहा था। इस पूरे हत्याकांड को अतीक के बेटे असद और उसके गुर्गों ने महज 44 सेकंड में अंजाम दिया था। घटना के एक चश्मदीद ने बताया था कि हमले में उमेश पाल को गोली लग गई, जिसके बाद वो अपने घर की तरफ भागे। इस पर बदमाशों ने तंग गली में घुसकर फायरिंग की। उमेश पाल का गनर संदीप निषाद भी घायल होने के बाद गली में भागा, जिसको निशाना बनाते हुए बदमाशों ने गली में बम मार दिया। संदीप घायल हालत में घर के बाहर गिर पड़ा। दरअसल उमेश पाल ने राजूपाल हत्या के मामले में अतीक अहमद के खिलाफ केस दर्ज कराया था। 24 फरवरी को इस मामले में बहस के लिए उमेश पाल कोर्ट गया था। कोर्ट से निकलने के बाद उमेश पाल अपने भतीजे की क्रेटा कार से घर वापस आ रहे थे कि बदमाशों ने कोर्ट से उनका पीछा शुरू किया और गाड़ी से उतरते ही घर के सामने गोली मारकर उमेश पाल की हत्या कर दी। इस हत्याकांड में अब तक 2 आरोपी एनकाउंटर में मारे गए हैं, जबकि 5 शूटर अभी भी फरार है, जबकि 1 आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। फरार शूटर में अतीक अहमद का बेटा असद भी शामिल है। पुलिस की जांच में अब तक सामने आया है कि साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद ने उमेश पाल की हत्या का फरमान जारी किया, जिसे बरेली जेल में बंद अतीक के भाई अशरफ ने प्लान किया था। वहीं पूरे मामले को लेकर लगातार जो नए खुलासे हो रहे हैं, यूपी एसटीएफ प्रयागराज पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। नेपाल से लेकर मुंबई, महाराष्ट्र और भूटान तक लगातार छापेमारी की जा रही है। वही बात की जाए तो संगम नगरी प्रयागराज के जो नवाबगंज इलाका है, वहां भी लगातार यूपी एसटीएफ की छापेमारी की जा रही है। विकास मिश्रा, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। दिन दहाड़े न सिर्फ उमेश पाल पर इस हमले को किया गया, बल्कि उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को सीधी चुनौती दी गई। सीधे तौर पर न सिर्फ उमेश पाल की हत्या की गई, बल्कि आपने तस्वीर में देखा है, जब कांस्टेबल भागकर जा रहा था तो गुड्डू मुस्लिम ने पीछे से बम फेंककर कांस्टेबल को भी, जो सिक्योरिटी में लगा हुआ था उमेश पाल की, उसको भी मौत के घाट उतार दिया। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को क्या माफियाओं की तरफ से, बदमाशों की तरफ से, अपराधियों की तरफ से सीधे चुनौती देना ही इस पूरी घटना को अंजाम देने का मकसद था? सबसे बड़ा सवाल। लेकिन 4 सहयोगी जो लगातार इस तफ्तीश में जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि कुमार मेरे साथ लखनऊ से जुड़े हैं, इसके अलावा विकास मिश्रा मेरे साथ प्रयागराज से हैं, संजय मिश्रा मेरे साथ इंडिया नेपाल बॉर्डर से जुड़े हुए हैं और रंजीत संवाददाता बरेली से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं संजय आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि नेपाल को लेकर भी कई तरीके की बातें कही जा रही हैं। असद और गुड्डू मुस्लिम, ये 2 ऐसे शख्स हैं जिनके बारे में यह माना जा रहा है कि असद तो नेपाल में ही है और कई नए क्लूज भी हाथ लगे थे जिसके तहत धरपकड़ की गई थी। क्या खबर है नेपाल के बॉर्डर के उस पार से? तुषार, देखिए, अगर हम नेपाल की हम बात करें तो कहीं न कहीं सीधा कनेक्शन इलाहाबाद से सीधे बहराइच होते हुए, नानपारा होते हुए नेपाल का कनेक्शन इसमें दिखाई पड़ रहा है। विश्वस्त सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसमें यह साफ तौर पे ये पता चला है कि असद इस समय अकेला है, गुड्डू मुस्लिम उसके साथ नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से नेपाल के सूत्र बता रहे हैं कि असद की जो एक कार है और नीले रंग का शर्ट पहने हुए असद त्रिभुवन एयरपोर्ट के आसपास कहीं दिखाई पड़ा है। इसको लेकर के एसटीएफ की जो टीमें हैं वो सादे भेष में लगातार नेपाल में जगह जगह वो उसकी तलाशी कर रही हैं। उन्हें ये अंदेशा है कि शायद नेपाल में ही असद मिल सकता है, क्योंकि साफ तौर पे जिस तरीके से असद लगातार लुका छुपी का जो खेल रहा है एसटीएफ के साथ में, इसमें साफ तौर पे कहीं न कहीं एसटीएफ को अभी कामयाबी सिर्फ इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि असद का जो लोकेशन है वो नेपाल में बताया जा रहा है। और अगर नेपाल में अगर असद है तो निश्चित तौर पर पुलिस को उसको
पकड़ पाना टेढ़ी खीर साबित होगी, क्योंकि नेपाल का जो सर्विलांस होता है, नेपाल का जो टेक्निकल जो वर्क होता है, उसमें काफी समय लगता है, उसमें एक खाना पूर्ति करनी पड़ती है। लेकिन जिस तरीके से बहराइच के कारोबारी का इसमें नाम आया, जो होटल कारोबारी है, लखनऊ में बड़ी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, नानपारा के भी 2 ऐसे कारोबारियों के नाम सूत्रों से जानकारी मिल रही है जो बड़ी प्रॉपर्टी डीलिंग में जुड़े हुए हैं, और इलाहाबाद से सीधे उनका कनेक्शन, यानी प्रयागराज से सीधे उनका कनेक्शन अतीक से बताया जा रहा है। इन सारे सभी जो बिंदुवार जो है उसको लेकर के एसटीएफ जांच कर रही है, और लगातार एसटीएफ उस हद तक पहुंचने का प्रयास कर रही है जब ये सभी आरोपी उनके गिरफ्त में होंगे, और निश्चित तौर पर बड़ा खुलासा होगा। बहुत जल्द ये कानून के शिकंजे में होंगे सभी के सभी आरोपी। रवि के पास मैं चलता हूं। रवि, क्योंकि नया सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है, और नया सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद तफ्तीश कितनी स्ट्रांग हो जाती है, जो कोर्ट के आगे रखने होंगे सबूत, वो कितने ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं इस नई सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद? देखिए, सबूत जितने ज़्यादा होंगे, जितने स्ट्रांग होंगे, उतना ही पुलिस को काम करने में आसानी रहेगी। अगर इस नए सीसीटीवी फुटेज की बात करें, जो कि इंडिया न्यूज़ ने एक्सक्लूसिव अपने दर्शकों को दिखाया है, और जिसके जरिए साफ होता है किस तरीके से घटना में बम चलाया गया, किस तरीके से गोली चलाई गई, किस तरीके से एक लड़की है वो भागती हुई नजर आ रही है, और असद किस तरीके से उस फुटेज में संभवतः नजर आया है, और उसके अलावा जो सुरक्षाकर्मी है जो सुरक्षा में था उमेश पाल की, वो किस तरीके से भागता हुआ नजर आया, फिर बम फटता है और धुआं होता है। ये पूरी चीजें सच बयान करती हैं, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज है और ये सारी घटना को बताता है किस तरीके से ये घटना की गई है। यानी कि जो घटना करने का जो मकसद था वो साफ था कि किसी भी तरह से ये जो उमेश पाल है वो बचना नहीं चाहिए। उसके अलावा सुरक्षा कर्मियों को भी लेकर कहीं ना कहीं प्लानिंग पहले से रही होगी, जिसके बाद वो दोनों भी शहीद हुए। और जिस तरह से अब लगातार पुलिस एक्शन मोड में है, एसटीएफ लगातार काम कर रही है धरपकड़ के लिए। लगातार ये जरूर है कि कहीं ना कहीं अगर बात करें तो जो मोबाइल फोन का इस्तेमाल शायद ये लोग नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन तक पुलिस या यूं कहें कि एसटीएफ की टीम नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन नेटवर्क बहुत ही स्ट्रांग है पुलिस के पास भी, और जिस तरीके से काम कर रहे हैं, 2 अपराधी जो आरोपी थे वो इनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। पुलिस बेहद ही करीब है, और जिस तरीके से तफ्तीश चल रही है, माना जा रहा है जल्दी इस पूरे मामले का खुलासा हो सकता है। और जिस तरह से असद की लगातार धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है भारत से लेकर नेपाल तक, और नेपाल के अलावा अगर बात करें तो जो भारत के अलग अलग हिस्सों में जिस तरीके उसकी धरपकड़ के लिए लगातार कोशिशें जारी है, माना जा रहा है कि जरूर लुका छिपी का खेल है वो जल्द ही खत्म होगा। और चाहे गुड्डू बमबाज की बात करें, गुड्डू मुस्लिम की, या असद की बात करें, या बाकी के जो आरोपी हैं, वो सभी जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे। बिल्कुल, ये बहुत जल्द पुलिस के शिकंजे में होंगे, क्योंकि शिकंजा लगातार कसता चला जा रहा है इन आरोपियों की तरफ। विकास मेरे साथ प्रयागराज से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, प्रयागराज से क्या खबर है? क्या ये जो तमाम आरोपी हैं, क्योंकि शाइस्ता को लेकर भी लगातार कहा जा रहा है, सीधे तौर पर स्ट्रेटेजी ये होती है जब कोई भी आरोपी पकड़ में ना आए तो उसके नेटवर्क को तोड़ दिया जाए। शाइस्ता को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि शाइस्ता जो है वो आसपास के क्षेत्र में ही है, वो माना जा रहा है कि नेपाल नहीं गई होगी, क्योंकि 2 नाबालिग बेटे भी उसके हैं, जिसकी जिम्मेदारी शाइस्ता के ऊपर है। शाइस्ता को लेकर क्या खबर है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार 20 दिन होने के बावजूद यूपी एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस के लगातार हाथ खाली हैं, क्योंकि लगातार जो आसपास के जिले हैं वहां पर शाइस्ता परवीन को लेकर जो और शूटर है उनको लेकर लगातार छापेमारी की जा रही है। बात की जाए तो प्लानिंग के तहत जो अतीक अहमद की फैमिली है वो लगातार मीडिया से मुखातिब हो रही है। बात की जाए तो साफ तौर पर वो यूपी एसटीएफ पर आरोप भी लगा रही है। अभी कल ही अशरफ की पत्नी ने आरोप लगाया कि उनकी पति की इनकाउंटर में हत्या की जा सकती। तो साफ तौर पर पूरे परिजनों को दहशत तो जरूर है, लेकिन उसके बावजूद लेडी डॉन जो कही जाती है, जो शाइस्ता परवीन, वो फरार है। बात की जाए तो लगातार जो प्रयागराज से सटा हुआ कौशाम्बी इलाका है, वहां पर जो शाइस्ता परवीन को लेकर दिन रात लगातार छापेमारी की जा रही है। बात की जाए तो गोपनीय तरीके से पूरा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कौशाम्बी इलाके से बात की जाए तो चित्रकूट में भी लगातार छापेमारी की जा रही है। तो साफ तौर पर जल्द ही पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सकता है। वहीं बात की जाए तो लगातार जो नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जो 32 सेकंड का एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, उसमें जो गुड्डू बमबाज है, जो मोहम्मद गुलाम कहा जाता है, वो उमेश पाल पर बम से हमला करता है। उसके बाद लगातार जो गुड्डू मुस्लिम के बाद जो अतीक अहमद का बेटा जो असद है, वो उमेश पाल की पीठ पर वार करता है। और जब वो उमेश पाल अपने भाई के घर में घुसते हैं तब उनकी भतीजी निकल कर आती है, वो पहले बचाने की कोशिश करती है। उसके बाद वो
जब बमबाजी होती है, फायरिंग होती है, तो वो अपने जो उमेश पाल के घर में है वहां पर सूचना दी थी। हालांकि पूरे मसले को लेकर लगातार यूपी एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस के 20 दिनों के बावजूद हाथ खाली हैं और लगातार अपराधियों पर, शूटरों पर इनाम तो जरूर बढ़ाया जा रहा है, लेकिन यूपी एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस के हाथ खाली हैं। वहीं लगातार जिस तरीके से जो प्रयागराज के ही कई इलाकों में जो जहां उनके अतीक अहमद के गुर्गे है, उनकी लोकेशन जहां मिल रही है, उनसे कड़ी दर कड़ी जोड़कर पूरे मामले को लेकर, पूरे नेटवर्क को लेकर छापेमारी की जा रही है। जी ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं। मेरे साथ रंजीत बरेली से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बरेली की जेल ही वो जगह थी जहां पर अशरफ ने इस पूरे हत्याकांड की प्लानिंग को किया था। और यह भी कहा जा रहा था कि, रंजीत मुझे जानकारी दीजिएगा, गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन को लेकर यह भी कहा गया था कि बरेली के आसपास मिली थी। क्या उस पर कोई तफ्तीश आगे बढ़ पाई है? मैं आपको बता दूं, लगातार बरेली पुलिस बात की जांच कर रही है कि जो अतीक अहमद का जो साला है अशरफ, वो जेल में बंद है, उसका साला था सद्दाम, और उसका जो राइट हैंड था लल्ला गद्दी, वो लगातार मदद कर रहे थे, लगातार प्लानिंग कर रहे थे। वहीं जो एक नई बात सामने आई है, लगभग 2 महीने में 500 प्रयागराज नंबर की गाड़ियां बरेली में दाखिल हुई हैं। अब पुलिस उन सभी नंबरों की जांच पड़ताल कर रही है और एक गाड़ी की जांच कर रही है। वहीं बरेली के अंदर जो लगातार जो सीसीटीवी कैमरे हैं, उनकी भी जांच करिए कि ये गाड़ियां कहाँ रुकी, इनका क्या मकसद था और बरेली के अंदर क्या करने आई थी। लगातार पुलिस की जांच कर रही है, क्योंकि जो प्लानिंग हुई थी वो बरेली जेल में हुई थी। लगातार पुलिस का एक्शन बरेली जेल में भी है, क्योंकि इससे पहले भी सिपाही थे और जेलर थे, लगातार सस्पेंड कर दिए गए। वहीं बरेली के आसपास जो लोकेशन है, खासतौर पर जो नेपाल का बॉर्डर है, पीलीभीत से लगता है, वो वहां पे भी पुलिस की काफी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है। वहां पे भी जांच चल रही है कि कहीं लल्ला गद्दी और सद्दाम वहां तो भाग के नहीं गए। वहीं अभी एक और खुलासा बरेली पुलिस ने करा है, जो सद्दाम की जो सीडीआर रिपोर्ट थी, जो सीडीआर रिपोर्ट में जो नंबर आया है, उससे साफ पता चलता है जो अशरफ जेल में बंद है और सद्दाम दोनों आपस में बात कर रहे थे, काफी टाइम से फोन से बात कर रहे थे। लेकिन सवाली निशान ये था कि जेल के अंदर फोन कहां से आया। वहीं पुलिस अफसर लगातार जेल की जांच कर रहे थे, लेकिन फोन का कोई पता नहीं चल पाया है। वहीं लल्ला गद्दी और सद्दाम की पुलिस लगातार यहां पर जांच पड़ताल कर रही है कि जल्द ही, पुलिस का कहना है, जल्दी इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल में भेजा जाएगा। ठीक है रंजीत, आप जिस तरीके की जानकारी दे रहे हैं, इसका मतलब यह है कि बहुत जल्द ये सभी पुलिस के हाथ में होंगे और पुलिस के हत्थे चढ़ते ही पूरी कलाई खुलती नजर आ जाएगी। आप सभी बने रहिएगा। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर मुझे लेना है और तमाम चीजों को देखने के बाद, नए सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद एक बात तो बहुत हद तक साफ हो जाती है कि यह पूरा हत्याकांड बेहद ही प्लानिंग के साथ किया गया था। लेकिन यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस लगातार इन अपराधियों के, इन आरोपियों के पीछे लगे हुए। एक छोटा सा ब्रेक मैं ले रहा हूं, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। नेपाल के उस पार, नेपाल बॉर्डर के उस पार किस तरह से तफ्तीश की जा रही है वो हम आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो हम बात कर रहे हैं लगातार अतीक अहमद की उमेशपाल हत्याकांड की, और अब बात करेंगे इंडिया न्यूज की इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन की। जी हां, उमेशपाल हत्याकांड के बाद से लगातार यूपी पुलिस 7 राज्यों समेत नेपाल तक खाक छान रही है, लेकिन आरोपियों का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पा रहा। कहा यह जा रहा है कि अतीक का गैंग नेपाल के बॉर्डर तक एक्टिव है, जहां से अतीक का बेटा असद और बाकी के गुर्गे नेपाल भाग गए। ऐसे में सिक्योरिटी चाक चौबंद कर दी गई है, हर एक आने जाने वाली की तलाशी ली जा रही है। इंडिया न्यूज भी नेपाल बॉर्डर से पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहा है। हमारे संवाददाता वहां पर पहुंचे, क्या तस्वीरें, क्या वहां से रिपोर्ट्स मिली हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। प्रयागराज उमेशपाल हत्याकांड मामले के बाद फरार 5 आरोपी की तलाश को लेकर के इंडिया न्यूज लगातार पड़ताल कर रहा है और अपने इस इन्वेस्टिगेशन में यहां पहुंचा नेपाल बॉर्डर पर। यह भारत नेपाल बॉर्डर की खुली सीमा है, इस वजह से यहां पर यह जानकारी मिल रही है कि गुड्डू मुस्लिम या फिर असद और तमाम जो 5 फरार आरोपी हैं वो शायद नेपाल की इस खुली सीमा का फायदा उठा करके नेपाल भाग सकते हैं। क्योंकि गुड्डू मुस्लिम की अगर बात करें तो नेपाल बॉर्डर आसपास के इलाकों में उसकी अच्छी पकड़ है। ऐसे में आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी के जवानों के साथ साथ यूपी पुलिस पूरी तरह से चेकिंग कर रही है। आप देखेंगे कि जिस तरह से भारत से आने वाली हर एक गाड़ी को यहाँ पर चेक किया जा रहा है। आप देखेंगे कि जो भी पुलिस के जवान हैं गाड़ियों को चेक कर रहे हैं, गाड़ी के अंदर कौन बैठा हुआ व्यक्ति है उसको चेक कर रहे हैं, चूंकि उन्हें पूरी तरीके से इनपुट मिला।
सामने एसएसबी के जवान भी नजर आ रहे हैं, जो पुलिस के जवान हैं वो भी नजर आ रहे हैं, चूंकि इन्हें इनके मोबाइल में भी वो फोटोग्राफ्स हैं और उन फोटोग्राफ्स के जरिए बाकायदे इन्हें इनपुट दिया गया है कि अगर वो पांचों आरोपी भारत से होकर के खुली सीमा का फायदा उठा के नेपाल जाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें पुलिस धर दबोचेगी। और इसी को लेकर के आप देखेंगे कि इसी तरीके से घंटों लगातार यहाँ पे चेकिंग की जाती है। ये भारत नेपाल की खुली सीमा है। इंडिया न्यूज की टीम भी भारत नेपाल बॉर्डर पे पहुंची है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि पुलिस किस तरीके से काम कर रही है उन पांचों आरोपियों की पकड़ने के लिए, या किस तरीके का इनपुट मिला है उसको लेके बाकायदे सर्च किया जा रहा है। आप देखिए कि एक एक गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, डिग्गी को चेक किया जा रहा है, चाहे वो ट्रक हो चाहे वो बस हो, हर एक वाहन को चेक किया जा रहा है ताकि इनकी निगाह से वो अपराधी, सातिर अपराधी यहां से नेपाल भाग ना पाए। क्योंकि जिस तरीके से गुड्डू मुस्लिम की बात हो रही है, अतीक के बेटे असद की बात हो रही है, उसको लेकर ये पूरी तरीके से तलाशी कर रहे हैं। एक एक बसों को चेक किया जा रहा है कि बस के अंदर तो कहीं वो छुप करके न जा पाए, ट्रक के अंदर छुप के न जा पाए। आप देखिए कि यहाँ पे पुलिस के जो जवान है वो बस के अंदर भी जा करके देख रहे हैं कि कहीं बस के अंदर से होते हुए वो छुप करके न भाग जाए। क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि गुड्डू मुस्लिम का भारत नेपाल की जो खुली बॉर्डर सीमा है गोरखपुर के, यहाँ पे बॉर्डर पे उसकी अच्छी पकड़ होने के नाते अक्सर उसका ये फायदा उठाता था और 2001 में गोरखपुर के जेल में भी वो बंद था। ऐसे में एक बार वो नेपाल भागने में सफल भी हुआ था, ये जानकारी। लेकिन उसके बाद से जब ये पूरा मामला प्रयागराज का हुआ, उसके बाद किस तरीके से उसको तलाशने के लिए, उसको धर दबोचने के लिए बॉर्डर पर चेकिंग की जा रही है, एक एक बसों को चेकिंग की जा रही है, बस के अंदर जाकर चेकिंग की जा रही है कि कहीं वो छुप करके इसका फायदा ना उठा ले। ये हमने अभी आपको बॉर्डर के, यानी जो भारत नेपाल सीमा है वो गोरखपुर के इस बॉर्डर पे हम दिखा रहे हैं कि गोरखपुर से एंट्री के बाद ये जो लास्ट एरिया है, ये जो चौकी है सोनौली बॉर्डर का, वहां पे किस तरह से चेकिंग है। हम अंदर भी जाके देखेंगे, अंदर पगडंडियों पे भी जाके देखेंगे कि क्या पगडंडियों पे सर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वहां पे पुलिस की या एसएसबी की पैनी नजर कैसे है, यहाँ के दुकानदार किस तरीके से जो है पूरी तरीके से उन्हें मोटिवेट किया गया है कि अगर उस तरह के अपराधी यहाँ से अगर जाते हुए दिखते हैं या उसके शक्ल का कोई नजर आता है तो तत्काल पुलिस को कैसे सूचना दे। तो इस पूरे मामले को लेकर के इंडिया न्यूज लगातार पड़ताल कर रही है और इसी पड़ताल को लेकर के वो जो है गोरखपुर के भारत नेपाल की खुली सीमा के इस बॉर्डर पे पहुंची है। संवाददाता सुशील की आप एक रिपोर्ट देख रहे थे कि नेपाल बॉर्डर से है, जहां पर लगातार मूवमेंट्स आप देख रहे थे कि किस तरीके से चेकिंग की जा रही है। मेरे सहयोगी संजय मेरे साथ जुड़े हुए हैं बहराइच से। संजय, अगर देखो नेपाल का जो रास्ता है, भारत का जो नेपाल का बॉर्डर है, ये जो माना जा रहा है, ये लगभग माना जा रहा है कि ये आसपास से होकर ही गुजरे होंगे और उसके बाद नेपाल में चले गए। खबर क्या है? एसटीएफ किस तरीके से छापेमारी कर रही है? क्योंकि कई दिन हो चुके हैं एसटीएफ को वहां पर खाक छानते हुए, अभी तक कोई भी ऐसा पुख्ता सबूत उनके हाथ लगा, कोई भी सुराग ऐसा लगा कि वो ट्रैक कर पा रही हूं कि असद नेपाल में है कि नहीं हो रहा है, तो फिर कहां छिपा बैठा है? देखिए, फोन कॉल्स और डिटेल्स निकालने के बाद जब से ये पता चला एसटीएफ को, और जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से हम सभी को जानकारी ये मिली कि गुड्डू मुस्लिम और असद बहराइच और नानपारा के रास्ते नेपाल जा सकते हैं, क्योंकि वजह यह है कि बहराइच का एक बड़ा कारोबारी जो होटल व्यवसायी है और लखनऊ में वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, ऐसे में वो बड़ा व्यवसायी इन दोनों शार्प शूटरों की मदद कर सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि एसटीएफ की टीम ने बहराइच से 2 लोगों को उठाया है, लेकिन वो कौन लोग ऐसे उठाए गए हैं जब तक एसटीएफ का बयान आधिकारिक रूप से नहीं आता है तब तक कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर बहराइच की बात करें, नानपारा की बात करें और नेपालगंज की अगर हम बात करें, तो इलाहाबाद से गोरखपुर का सोनौली बॉर्डर हो या बहराइच का नेपालगंज बॉर्डर हो, दोनों ही तकरीबन काफी करीब पड़ते हैं। ऐसे भी ये दोनों सातिर जो शार्प शूटर है, चाहे गुड्डू मुस्लिम हो या असद हो, ये दोनों बड़ी ही चालाकी से यहां से निकल करके और नेपाल में छिप सकते हैं, क्योंकि उन्हें यह पता है कि अगर हम इंडिया से निकलकर नेपाल में जाएंगे तो निश्चित तौर पर जो सर्विलांस सिस्टम है वो सही से काम नहीं करेगा और कुछ दिन वो एसटीएफ की आंखों से बच सकते हैं। यही सोच करके शायद वो निश्चित तौर पे नेपाल के अंदर वो फरार हैं। हालांकि जहां तक एसटीएफ की अगर हम बात करें तो एसटीएफ की टीमें सादे भेष में लगातार नेपालगंज के अंदर कई जगहों पे लगातार लोगों की रेकी कर रही हैं और वो ये पूछने का प्रयास कर रही हैं, वो जानने का प्रयास कर रही हैं कि क्या गुड्डू मुस्लिम और असद इस नेपालगंज के अंदर आए हैं कि नहीं आए हैं। लेकिन विश्वस्त सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि इस समय गुड्डू जी ठीक है, मैं संजय आपके पास लौटता हूं क्योंकि एक और रिपोर्ट है जो मुझे दिखाना है। सुशील हमारे सहयोगी नेपाल से जाकर वहां पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट बनाकर हमें भेज चुके हैं और वो जो रिपोर्ट है वो आपको देखना बहुत जरूरी है। एक और रिपोर्ट सुशील की आप देखिए ग्राउंड जीरो से।
का लैंडमार्क है। यानी इस लैंडमार्क की जगह जहां मैं खड़ा हूं बीचों बीच में है। बीचों बीच का मतलब है, अब मैं आपको इस तस्वीरें आपको दिखाऊं कि ये जो एसएसबी के जो है ये वो जगह है जहां एक तरफ आपको भारत का जो है बॉर्डर दिखाई देगा, ये भारत का बॉर्डर है, और ठीक उसके इस तरफ आप देखेंगे तो ये नेपाल का बॉर्डर है। यानी भारत और नेपाल के बीचों बीच में हम खड़े हैं और यहाँ पे हर उन वाहनों की चेकिंग की जा रही है जिन वाहनों के जरिए ये कयास लगाया जा रहा है कि शायद गुड्डू मुस्लिम या अतीक का बेटा अशद यहां से फरार हो सकता है। उन पूरे मामले को लेकर लगातार इंडिया न्यूज पिछले कई घंटों से नेपाल बॉर्डर पर सर्च ऑपरेशन एसएसबी और पुलिस के जवानों के साथ कर रहा है ताकि किसी भी तरह की कोई भी चूक अगर हो तो हमारे कैमरे में कैद हो। लेकिन हमारे कैमरों में कैद जो तस्वीरें हैं वो साफ बयां कर रही हैं कि पुलिस और एसएसबी के जवान किस तरीके से अलर्ट हैं और पूरी तरीके से नेपाल बॉर्डर पर उन भागने वाले आरोपियों की तलाश कर रहे हैं। रवि मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जिस रिपोर्ट को देखने के बाद एक बात तो तय है कि जिस तरीके से हमला किया गया, जिस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, रवि, ये सिर्फ और सिर्फ उमेश पाल की हत्या नहीं है, बल्कि ये यूपी पुलिस को एक सीधी चुनौती है कि खुलेआम दिन दहाड़े बम भी चलाए जा सकते हैं और गोली मारकर किसी की हत्या भी की जा सकती है जो कि मुख्य गवाह हो किसी बड़े मामले में। तो यहां पर आरोपियों की धरपकड़ ही काफी नहीं है, इस पूरे सिंडिकेट को, इस पूरे गैंग को तोड़ना भी जरूरी है। और देखिए, फिल्मों में कुछ ऐसी तस्वीरें नजर आती हैं जिस फिल्मों में कुछ इस तरीके से हमला होता है, चारों तरफ से हमला किया जाता है और जिसको टारगेट किया गया है और उसको मार देते हैं लोग। कुछ इसी तरीके की घटना इसमें नजर आई है। हालांकि अगर हम बात करें तो दृश्यम फिल्म का भी जिक्र हुआ था, तो दृश्यम फिल्म की तरह ही इस असद को बचाने के लिए पूरी प्लानिंग की गई थी। यानी कि पूरी साजिश जो रची गई थी उसके लिए पूरा प्लान तय था। कैरेक्टर कौन कौन उसमें शामिल रहेंगे और किस तरीके से जो बचाव करना है वो सारी चीजें बनी, मतलब एक पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई थी। उसी स्क्रिप्ट के तहत ही सारा काम किया गया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान एक चीज से वो भूल कर गए कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है और योगी आदित्यनाथ अपने लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाने जाते हैं और कहीं ना कहीं उसी की भरपाई है अब वो जो अपराधी हैं वो कर रहे हैं। जिस तरह से घटना की गई, घटना के बाद से अगले ही दिन मुख्यमंत्री का जो नाराजगी वाला रूप है वो देखने को मिला। उसके बाद से फिर बदमाशों की शामत आ गई। 2 बदमाश काउंटर मारे जा चुके हैं। उसके बाद सब जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं और कहीं ना कहीं अब डर भी सता रहा है कि कहीं काउंटर ना हो जाए और जो बड़े नेताओं के बयान आए, गाड़ी पलट जाएगी, इस तरीके के बयान भी सामने आए। यानी कि साफ करता है कि जो घटना उन्होंने की है उस घटना के बाद क्या अंजाम होने वाला है ये भी उनको पता है। लेकिन जिस तरह से लगातार पुलिस सख्त है और लगातार एसटीएफ की टीमें जांच कर रही है और लगातार उन सभी आरोपियों की धरपकड़ के लिए की जा रही है। भारत से लेकर नेपाल तक उनकी तलाश की जा रही है। भारत की अगर बात करें तो अलग अलग हिस्सों में उनकी धरपकड़ की जा रही है। एसटीएफ की कई टीमें लगातार जांच कर रही है और जिस तरह से इस पूरे मामले में बहुत जल्द ये सभी यूपी पुलिस और एसटीएफ की पकड़ में होंगे और इनसे फिर जो राज उगल जाएंगे उससे पूरा गैंग खत्म करने में बहुत बड़ी मदद भी मिलेगी और उमेश पाल के हत्यारों को सख्त से सख्त सजा दिलाने में, फांसी के फंदे तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। एक और रिपोर्ट हम सुशील की आपको दिखाते हैं जो नेपाल के ग्राउंड जीरो से है। और असद को खोजने के लिए लगातार इंडिया न्यूज की टीम पिछले 5 से 6 घंटों पर नेपाल बॉर्डर के चप्पे चप्पे पर पैनी नजर बनाई हुई है। हर एक उस जगह पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है जहां से वो भाग सकता है। ये वॉच टावर से लेकर के आपको दूर तलक कई किलोमीटर तक जो एरिया आपको नजर आ रहा है, ये भारत नेपाल की खुली सीमा के बाद जहां चेकिंग नहीं होती है वो इलाका है जहां पे इंडिया न्यूज पहुंचा है। और पूरी इलाका आप देखेंगे कि पूरी तरह से खाली है, कभी भी कोई भी इस पार उस पार जा सकता है। बावजूद इसके हर कैमरे के सीसीटीवी कैमरे के नजर में एक एक जगह एक एक पॉइंट है। एसएसबी से लेकर पुलिस के जवान पैनी नजर बनाए हुए हैं। हम और आप से ज्यादा यहाँ के लोकल जो हमारे संवाददाता हैं इंडिया न्यूज के वो आपको बेहतर बताएंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ स्थिति है। चूंकि मनोज जी जितना जानकारी रखते हैं उतना जानकारी शायद नहीं होगा किसी को। चूंकि यहाँ की अगर बात करें जिस तरीके से जो प्रयागराज में जो पूरी तरह से जो घटना हुई है उस घटना को लेकर जो 5 आरोपी फरार है, खासकर गुड्डू मुस्लिम की बात कही जा रही है, तो ये माना जा रहा है कि नेपाल बॉर्डर के आसपास उसकी अच्छी पकड़ है जिसका वो फायदा उठा सकता है। तो क्या असद और गुड्डू मुस्लिम को लेकर या जो बाकी और 3 जो यानी टोटल जो 5 फरार आरोपी हैं वो क्या नेपाल से भागने की फिराक में उसको लेकर के कितनी सुरक्षा है या आपकी क्या कुछ जानकारी है यहाँ पे? जी आपको बता दें कि महाराजगंज जिले 84 किलोमीटर खुला बॉर्डर है, लेकिन इसे 7 थानों से टच किया गया है जिसमें एसएसबी पूरी तरह से बॉर्डर पर चारों तरफ
मतलब 84 किलोमीटर पर 24 घंटा पेट्रोलिंग करती है, जिसे लेकर हर एक चीज पर पैनी नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि जब शुरू में जब घटना हुआ तो उसको लेकर भारत नेपाल सीमा पर पूरा हाई अलर्ट कर दिया गया था। हर जगह पोस्टर चिपकाए गए, चारों तरफ मतलब हर एक पॉइंट पे पगडंडियों पर भी चेकिंग जबरदस्त किया गया और उसी को लेकर आज भी हर एक पॉइंट पर उसके लिए पूरी कड़ी नजर रखी जा रही है। खुला होने के बावजूद भी एसएसबी और पुलिस संयुक्त टीम बनाकर 24 घंटों एकदम निगरानी पर लगी हुई हैं। मनोज जी, एक चीज हम जानना चाहेंगे, चूंकि आप यहाँ पे लोकल रिपोर्टिंग करते हैं, तो क्या जो गुड्डू मुस्लिम की बात कही जा रही है कि उसका नेपाल बॉर्डर के आसपास के इलाकों में अच्छी पकड़ है और मैं देख काफी दूर तक जो है खुली बॉर्डर सकता है बड़े आराम से, भी जरूर एसएसबी के जवान वहां हैं, तो क्या ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि गुड्डू मुस्लिम का वाकई यहाँ के आसपास के लोगों में पकड़ है? ये आपको बता दें, नेपाल बॉर्डर के बाहर मतलब नेपाल में जो कुछ ऐसे जो सूत्र बता रहे हैं, जो सुनने में आ रहा है, जो यहाँ स्थानीय लोग बता रहे हैं कि इनका थोड़ा बहुत जरूर कांटेक्ट है और हो न हो रात बिरात किसी भी पगडंडी के रास्ते या किसी के रास्ते उसको आर पार करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ जो एसएसबी और पुलिस है और यहाँ के कप्तान ने पूरी तरह से इस पर मुस्तैदी लगाया हुआ है। 84 किलोमीटर बॉर्डर खुला है, लेकिन इसके बावजूद भी गश्त बढ़ा दी गई है, पेट्रोलिंग की जा रही है, लेकिन उससे कम इनका भी नेटवर्क नहीं है गुड्डू खान का। संजय मिश्रा मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, नेपाल ही नहीं कहा यह तक जा रहा है कि नेपाल के साथ साथ भूटान भी बहुत जरूरी है कि वहां पर भी जाकर देखा जाए, या फिर असद हो सकता है नेपाल के रास्ते किसी और मुल्क में गया हो, क्या इसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है? क्या यह भी एक माइंडसेट लेकर चला जा रहा है कि नेपाल से हो सकता है भाग चुका हो असद? तुषार, मैं आपको बताऊं कि 2014 में जिस समय अतीक ने श्रावस्ती से चुनाव लड़ा था, उस समय अतीक लगातार नेपाल जाते रहते थे, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये सच साबित हुआ कि असद जो है वो त्रिभुवन एयरपोर्ट पर देखा गया है, तो निश्चित तौर पे वो भूटान ही भागेगा, क्योंकि सबसे करीबी भूटान ही पड़ता है। नेपालगंज से उड़ने के बाद सीधे वो भूटान पहुंच सकता है, क्योंकि भूटान जाने के बाद बेहद वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। हालांकि नेपाल में भी जब तक वो है तब तक सुरक्षित है, क्योंकि नेपाल में तमाम ऐसे जगह है जहां पे उसको तलाश पाना पुलिस के लिए बहुत ही मुश्किल का काम है। नेपाल की जो पहाड़ियां हैं वो सर्विलांस, टेक्निकल सर्विलांस को लेकर के काफी दिक्कतें पहुंचा सकती हैं। ऐसे में कहीं न कहीं पुलिस टीम को जो ये देर लग रही है, यानी जांच टीम और एसटीएफ को जो ये लगातार जो 20 दिन लग रहे हैं इन दोनों शातिर शार्प शूटरों को पकड़ने को लेकर के, तो कहीं न कहीं साफ तौर पे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये दोनों शार्प शूटर नेपाल के अंदर ही भाग सकते हैं, क्योंकि अगर ये उत्तर प्रदेश या देश के किसी भी कोने में होते तो शायद इनका सर्विलांस तेजी से काम करता और ये पकड़ में आ चुके होते। लेकिन ये जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये बहराइच और नानपारा के रास्ते नेपाल गए हैं, ऐसे में एसटीएफ को तलाश पाना काफी मुश्किल का काम हो रहा है। बिल्कुल, नेपाल के भी कई ऐसे दुर्गम हिस्से हैं जहां पर पुलिस को तलाशना मुश्किल होगा और छिपने के लिए असद की सबसे पहली पसंद जो होगी वो भी वही इलाके होंगे। देखना होगा कि असद कब तक हत्थे चढ़ता है, क्योंकि असद के हत्थे चढ़ते ही पूरी कलाई खुलकर सामने आ जाएगी। आप सभी का शुक्रिया, आप लगातार नजर बनाकर रखिएगा, आगे भी हम आपसे जुड़ते रहेंगे, तमाम जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल अतीक के इस पूरे मामले में, उमेश पाल के पूरे हत्याकांड के मामले में अतीक के गुर्गे लगातार एक एक करके यूपी पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं और जैसे ही ये पूरी तरीके से गैंग हत्थे चढ़ जाएगा, इस गैंग को भी खत्म कर दिया